हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल एस फार्मा में। तो आप सभी कैसे हो? आई होप कि आप सभी ठीक ही होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 का। तो हमारा सब्जेक्ट चल रहा था सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ये आपका सिलेबस है सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का। हमारा यूनिट नंबर 1, 2, 3, 4 ऑलरेडी चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आप सब अभी भी नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर तुरंत प्लेलिस्ट को आप चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ ईजी लैंग्वेज में आपको नोट्स भी मिलेगी और लेक्चर भी आपको वहाँ पे मिल जाएंगे। और आपको पीडीएफ फॉर्म में नोट्स से डाउनलोड करना है तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ से आप इजी वे में नोट्स भी डाउनलोड कर सकते हो। आज हम बात करेंगे यूनिट नंबर 5 का। और यह जो यूनिट नंबर 5 है, आज हम लोग एक ही वीडियो में इसको भी खत्म करेंगे। जैसे यूनिट नंबर 3 एक वीडियो में हुआ था, 4 भी एक वीडियो में, और वैसे आज 5 भी एक ही वीडियो में हम लोग खत्म कर लेंगे। ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत ही कम हम लोग के पास। अब देखो, इसमें हम कवर करेंगे सेल सिग्नल्स, इंट्रोडक्शन, रिसेप्टर फॉर सेल सिग्नल्स, सिग्नलिंग पाथवे का ओवरव्यू, मिस रेगुलेशन ऑफ सिग्नलिंग पाथवे, प्रोटीन काइनेज का फंक्शनिंग। ये सारी चीजें हम लोग एक ही वीडियो में आज कवर कर लेंगे। तो वीडियो थोड़ी सी लेंदी हो सकती है, तो आप लोग पेशेंस बना के वीडियो के लास्ट तक जुड़े रहिएगा। तो बहुत से ज़्यादा से ज़्यादा आप कंटेंट इसका फ़ायदा ले सको। अब देखो, सबसे पहले हम बात करेंगे कि सेल सिग्नल्स या सेल सिग्नलिंग क्या होता है। अब देखो, जैसे क्या है सिग्नल। सिग्नल मतलब होता है कि कोई भी चीज़ अपनी बातों को दूसरे तक पहुंचाना ही हमारा क्या होता है, सिग्नल देना होता है। ठीक है। अब देखो क्या है कि सेल सिग्नल्स, जो हमारे सेल होते हैं वो आपस में कैसे बातचीत करते हैं, यही चीज़ें हम आज सीखने वाले हैं कि हमारे जो सेल हैं आपस में कैसे कम्युनिकेट करते हैं। जैसे हम लोग क्या है, अगर हम लोग आसपास में हैं तो ओरल मतलब मुंह से बोल के बातचीत कर लेते हैं। अगर हम कहीं दूर, एक आपका दोस्त दूर है और आप कहीं उससे दूर है, तो आप क्या है, मोबाइल फ़ोन का यूज करते हो, मैसेज, व्हाट्सअप, ये सब आप यूज करते हो ना बात करने के लिए। जो हमारे सेल होते हैं वो देखो क्या करते हैं कि ये कैसे कम्युनिकेट कैसे करते हैं, यही हम पढ़ेंगे सेल सिग्नलिंग में। अब देखो क्या है, हाउ सेल्स कम्युनिकेट ईच अदर। यहाँ ऊपर मैंने लिख भी दिया है कि ये जो सेल होते हैं आपस में एक दूसरे से कम्युनिकेट कैसे करते हैं। तो यही हम पढ़ेंगे सेल सिग्नलिंग में। सेल सिग्नलिंग इज द प्रोसेस बाय विच सेल्स कम्युनिकेट विच अदर सेल्स विद इन दियर बॉडी और विद इन द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट। अब देखो क्या होता है कि जो हमारे सेल होते हैं वो ये जो फर्स्ट सेल होते हैं और सेकेंड सेल से वो कैसे बात करते हैं। तो कुछ क्या है हमारे बॉडी के अंदर होते हैं और कुछ बॉडी के कह सकते हो तो एक्सटर्नल एनवायरनमेंट और इंटरनल एनवायरनमेंट जो हमारे बॉडी के अंदर होता है उसी में होते हैं। ठीक। अब देखो, व्हेन ए सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स बाइंड फॉर इट्स रिसेप्टर, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल होता है जब वह रिसेप्टर से बाइंड होता है, इट अल्टर्स द शेप और एक्टिविटी ऑफ द रिसेप्टर। तो वो क्या करता है, रिसेप्टर के शेप को और एक्टिविटी को क्या करता है, अल्टर मतलब चेंज कर देता है। ट्रिगरिंग ए चेंज इनसाइड द सेल। उसके बाद क्या होता है, हमारे सेल के अंदर भी कुछ चेंजिंग आ जाती है। ठीक है। अब उसके बाद देखो क्या होता है, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स और ऑफन कॉल्ड लिगेंड। अब देखो, जो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स होता है उसे हम क्या बोलते हैं, लिगेंड बोलते हैं। ये जनरल टर्म्स फॉर मॉलिक्यूल दैट बाइंड स्पेशली टू अदर मॉलिक्यूल्स सच एज रिसेप्टर। अब अगर देखा जाए तो रिसेप्टर हम किसे बोलते हैं, रिसेप्टर ऐसा वर्ड जो होता है कि ये एक प्रोटीन का बना होता है, उस पर कोई भी चीज़ आके अपना बाइंड करके तब जाके वो एक्शन लेती है। इन्हें हम बोलते हैं, जैसे कोई ड्रग्स भी हो सकता है, यहाँ पे आके बाइंड लेता है तब जाके उसे हम बोलते हैं कि रिसेप्टर। देखो यहाँ पे लिखा गया ए जनरल टर्म्स फॉर मॉलिक्यूल दैट बाइंड स्पेशली टू अदर मॉलिक्यूल। एक जनरल मॉलिक्यूल रहेगा, वो एक स्पेशली दूसरे मॉलिक्यूल पे जाके वो बाइंड करेगा। तो इस कंडीशन को जहाँ पे वो जाके बाइंड करेगा उन्हें हम बोल देते हैं रिसेप्टर। ओके। अब रिसेप्टर प्रोटीन का बना होता है, ये तो सभी को पता होगा। अब देखो क्या है, रिसेप्टर फॉर सेल सिग्नल। सेल सिग्नल के ये कौन कौन से रिसेप्टर होते हैं यह भी हम देख लेते हैं। सेल सिग्नल्स रिसेप्टर आर प्रोटीन दैट रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल्स फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड ट्रिगरिंग रिस्पॉन्सेज। अब देखो क्या है, सेल सिग्नल रिसेप्टर्स आर प्रोटीन दैट रिसीव एंड ट्रांसमिट सिग्नल फ्रॉम आउटसाइड द सेल टू इनसाइड। अब देखो क्या करते हैं, वो सेल के बाहर से जो भी होता है ट्रिगर वगैरह या जो भी रिस्पॉन्स होता है वो कलेक्ट करते हैं और सेल के अंदर तक भेज देते हैं। या तो और जब भेजने के बाद कुछ रिस्पॉन्स आता है तो ये सब के रिस्पॉन्सिबल होते हैं हमारे सेल सिग्नल ही, जरूर इनके लिए रिस्पॉन्सिबल पूरी तरीके से होते हैं। जैसे मान लो ये कोई सेल है, अब बाहर से कोई भी चीज़ ये बाइंड करवाते हैं तो सेल के अंदर तक पूरा जानकारी देते हैं कि ये चीज़ आके बाइंड हो चुकी है। अब हमारे सेल के लिए अगर ये रिस्पॉन्सिबल है तो हमारा सेल इसे यूज करके अपनी पूरी एक्शन शो करने लगता है। तो यही होता है कि सेल सिग्नलिंग का रिसेप्टर, इसी को बोलते हैं। अब ये जो देखो मेनली अगर देखा जाए तो 4 टाइप का होगा। 4 रिसेप्टर आर बेसिकली यूज इन सेल सिग्नलिंग, जैसे कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट, कई बार रिपीटेड क्वेश्चन है। और आयन चैनल रिसेप्टर होता है, ट्रांस मेम्ब्रेन एंजाइम लिंक रिसेप्टर होता है, रिसेप्टर रेगुलेटिंग ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर्स, ये सब होते हैं। ठीक है। अब हम इसमें केवल बात करेंगे आपसे कि जो मोस्ट इंपॉर्टेंट कई बार पूछा गया है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर। बाकी जो ये 3 रिसेप्टर और बच रहे हैं मैं आपको नोट्स में ये प्रोवाइड कर दूंगा। आप जब टेलीग्राम से नोट्स डाउनलोड करेंगे तो मैं नोट्स में ये 3 रिसेप्टर प्रोवाइड कर दूंगा, आप इसको अपने आप से पढ़ लेना, क्योंकि ये 4th सेमेस्टर के क्लोजिंग सब्जेक्ट में भी डिटेल में था, तो आप वहाँ से पढ़ सकते हो, या तो मैं जब नोट्स डालूंगा तो वहाँ से आप ऐड करके पढ़ सकते हो। लेकिन जी
प्रोटीन कपल रिसेप्टर मैं यहाँ आपको डिटेल में पढ़ा दूंगा और नोट्स में भी दे दूंगा। तो ये देखो क्या है, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, जी इसको हम क्या बोलते हैं शॉर्ट में, GPCR। अब देखो ये क्या होता है, अगर इसका देखा जाए दूसरा नाम तो हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर भी बोला जाता है। हेप्टा हेलिकल क्यों बोला जाता है कि इसमें जो है 7 हेलिक्स पाए जाते हैं, इन्हें इसीलिए बोला जाता है हेप्टा हेलिकल रिसेप्टर। और इसको क्या है, एक और भी वर्ड में बोल सकते हो तो मेटाट्रॉपिक रिसेप्टर भी इसे बोला जाता है। और यह सेल के सरफेस पर होता है, ठीक है, सेल के सरफेस पर होते हैं और जो एक्शन होता है वह सेल के अंदर होता है। और इसमें 3 सब यूनिट होती हैं, अल्फा, बीटा और गामा, ठीक है। और देखा जाए अगर लार्जेस्ट फैमिली ऑफ ऑल रिसेप्टर, पूरे रिसेप्टर में अगर देखा जाए तो सबसे बड़ी फैमिली जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर की होती है। ये सब क्या है, इनके बारे में एक जनरल पॉइंट था, अगर कुछ भी नहीं आता है तो आप अगर इतना करेंगे तो मतलब थोड़ी सी थ्योरी आप बढ़ा के लिख सकते हैं। अब देखो क्या लिखना है मेन हमारा, दीज आर लार्जेस्ट फैमिली ऑफ सेल मेम्ब्रेन। अब देखो ये ऊपर बता दिया कि सेल मेम्ब्रेन रिसेप्टर का ये लार्जेस्ट फैमिली है विच लिंक टू इफेक्टर एंजाइम या चैनल थ्रू वन और मोर जीटीपी एक्टिवेटेड प्रोटीन, जी प्रोटीन फॉर ए रिस्पॉन्स इफेक्शन। अब देखो क्या है, वो ऐड हो जाते हैं हमारे, मतलब ये जी प्रोटीन से जब ऐड होते हैं तो वहाँ जो प्रोटीन की एक्टिविटी रहती है वह थोड़ी सी तेजी से होने लगती है, ठीक है। आल्सो सच रिसेप्टर हैव कॉमन पैटर्न ऑफ स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन। और देखो जैसे और भी कुछ रिसेप्टर होते हैं उनके जो स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन होते हैं कुछ इसी की तरह रिलेटेड या मिलते जुलते इससे होते हैं। अब आगे की बात करें तो द मॉलिक्यूल्स है 7 अल्फा हेलिकल। अब इसमें देखो क्या है, इस मॉलिक्यूल में 7 अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन पाए जाते हैं, स्पैनिंग हाइड्रोफोबिक अमाइनो एसिड सेगमेंट विच रन इनटू 3 एक्स्ट्रा सेलुलर एंड 3 इंट्रासेलुलर लूप। इसमें जो लूप होता है, इसको लूप जो हम बोल रहे हैं ना, 3 एक्स्ट्रा सेलुलर में चलता है और 3 इंट्रा सेलुलर में चलता है। ऊपर का 3 एक्स्ट्रा सेलुलर रहेगा, ये जो 3 है ये एक्स्ट्रा सेलुलर, ये जो 3 है ये इंट्रा सेलुलर, ठीक है। अब मैं इसकी पूरे मतलब ये मैकेनिज्म ऑफ एक्शन मैं आपको बता दूं तो यहाँ देख रहे हो ये बाइंडिंग साइड इसे हम बोलते हैं, ठीक है। बाइंडिंग साइड मतलब एगोनिस्ट जिसमें हम ऐड करते हैं एड्रेनलिन, ठीक है। मैं एक मोड ऑफ एक्शन बता रहा हूँ और एग्जांपल के साथ ये कहाँ इफेक्टिव या यूज होता है इस पे। जैसे मान लो NH2 ग्रुप के जैसे एड्रेनलिन वगैरह कुछ भी यहाँ पे आप जोड़ सकते हो, ठीक है। और इसमें देखो ये जो मैं हेलिक्स बता रहा था यही 7 अल्फा हेलिकल मेम्ब्रेन होते हैं कि जो कि अमाइनो एसिड से बने होते हैं, ठीक है। अब देखो जब मैं यहाँ से जोड़ के किया तो ऐसे ऐसे करके करके यहाँ तक आए। अब ये सब प्रोसेस कहाँ चल रही है, ये सब प्रोसेस हमारे सेल के अंदर चल रही है। जैसे कि मान लो यहाँ पे रिसेप्टर प्रेजेंट है, ठीक है, ये जी प्रोटीन कपल रिसेप्टर है, कोई भी चीज़ आके जब ये ज्वाइन होता है तो ऐसे ही करके इसमें 7 अल्फा हेलिकल होते हैं, तब जाके ये मैटर हमारे सेल के अंदर आता है। ये मेम्ब्रेन मतलब ट्रांसपोर्ट करते आते हैं, मतलब मेम्ब्रेन को क्रॉस करते हुए तब हमारे सेल के अंदर आते हैं। तो यही वाला हम लोग यहाँ पे देख रहे हैं। तो जो इनका 3 लूप होता है वो सेल के बाहर होता है और 3 लूप जो है सेल के अंदर होता है। लूप मीन्स ये होता है लूप, ये जो ऊपर आप देख रहे हैं ये लूप होता है। अब देखो क्या है, जब वहां से ऐड होके ये बाहर निकलते हैं तो यहाँ पे जो GPCR है ना, जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर, तो यहाँ पर एक जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर हमारा ये ऑलरेडी प्रेजेंट होगा। और जब ये यहाँ से निकलेंगे NH2 ग्रुप या एड्रेनलिन तो आके तुरंत इसी पे जब बाइंड हो जाते हैं तो यहीं पे हमारा एक मैकेनिज्म दिख जाता है कि जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर यहाँ पे हो गया। लेकिन इतना काम होने में बहुत सी प्रोसेस होती है। अब देखो प्रोसेस क्या होती है, कैसे सब ये वर्क करते हैं। जैसे देखो GS अल्फा बीटा और यहाँ पे गामा, GS अल्फा को हम लोग एक में किए, बीटा को अलग किए, गामा को अलग किए। अब GS जो अल्फा है वह GDP और GDP में ब्रेक डाउन होगा बीटा और गामा में। अब देखो क्या होता है, ये जो बीटा था हमारा GS अल्फा में होगा, ठीक है, ये GTP का फॉर्म एक रहेगा। उसके बाद ये क्या करेगा, एडेनिल साइक्लेज पैथवे को एक्टिवेट करेगा, मतलब ATP और CMP को थोड़ा सा इंक्रीज करेगा। उसके बाद PK वैल्यू आएगी जिसमें ट्रोपोनिन आएगा और ट्रोपोनिन क्या करेगा, ये बेटर एग्जिहेशन एंड कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग, ठीक है, ये जो है कॉन्ट्रैक्शन कपलिंग के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है इसको, ट्रोपोनिन को। अब जब ये ट्रोपोनिन यहाँ पे आ गया तो कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी भी बढ़ जाएगी, ठीक है। अब देखो ये सब अगर हो रहा है, अगर इसको और तेजी से करना है तो हम लोग यहाँ पे एक कैल्शियम चैनल होता है, ठीक है, यहीं से एक कैल्शियम चैनल भी होता है। ये क्या है, कैल्शियम के अमाउंट की इंक्रीज, मतलब जो हमारे कैल्शियम के अमाउंट हमारे सेल के अंदर आ रहे थे उनको थोड़ा सा ये बढ़ा देता है। तो क्या है, कार्डियक कॉन्ट्रैक्टिलिटी थोड़ी सी तेजी होने लगती है, ठीक है। ये था हमारा पूरा मैकेनिज्म GPCR का, मतलब जी प्रोटीन कपल्ड रिसेप्टर का। अब मैं बताऊं आगे कि ये जो क्वेश्चन जो है 7 मार्क्स में आते हैं तो 7 मार्क्स अकॉर्डिंग हम लोग कवर करेंगे। जी प्रोटीन क्या होता है, जी प्रोटीन आर मेड अप ऑफ अल्फा बीटा एंड और ट्रिमर्स, ठीक है, इससे बने होते हैं ये इन रेस्टिंग स्टेट ग्वेनोसिन डाइफॉस्फेट, मतलब GDP इज बाउंड टू दिस ट्रिमर। अब देखो क्या रेस्टिंग कंडीशन में क्या होता है, GDP को बाउंड किए उस मतलब GDP जो है उस ट्रिमर से बाइंड हो जाता है। अब अपॉन रिसेप्टर एक्टिवेशन बाय एन एगोनिस्ट द जी प्रोटीन
प्रोटीन इज अट्रैक्ट टू द रिसेप्टर। अब देखो क्या है, अपॉन रिसेप्टर एक्टिवेशन, जब रिसेप्टर एक्टिवेट होता है तो उस समय जो एगोनिस्ट होता है जी प्रोटीन वह रिसेप्टर से अट्रैक्ट हो जाता है। दिस लेड टू गुआनिसिन ट्राइफॉस्फेट डिस्प्लेसिंग जीडीपी बाइंडिंग ऑन अल्फा टू एक्टिवेशन द जी प्रोटीन बाय डिसोसिएटिंग द सब यूनिट फ्रॉम बी आर डाइमर। ये देखो क्या करे, ये वाला जो है ये इसको डिसोसिएट करेगा, तब जाकर वह ऐड हो जाएगा। जनरली देयर आर 4 टाइप ऑफ जी प्रोटीन। अगर देखा जाए तो जी प्रोटीन 4 टाइप के होते हैं, जैसे कि जीएस मतलब एडेनिलिन साइक्लेज एक्टिवेशन, मतलब ये क्या करेंगे, कैल्शियम चैनल की ओपनिंग को ये बढ़ा देंगे। जीआई मतलब क्या है, एडेनिलिन साइक्लेज इनहिबिशन, जो कि पोटेशियम चैनल ओपनिंग को बढ़ा देंगे। अब जीओ क्या है, कैल्शियम चैनल इनहिबिशन करेंगे, ठीक है, इनहिबिट कर देंगे। और जी क्या है, फास्फोलाइपेज मतलब कैल्शियम एक्टिवेशन, ये भी है। अब अगर एग्जांपल देखा जाए तो हम लोग क्या है, एड्रेनलिन लिए थे ना, तो ये क्या करेगा, इंट्रैक्शन विथ एड्रेनो रिसेप्टर, एड्रेनो रिसेप्टर के साथ ये इंट्रैक्शन अपना बनाएगा। उसके बाद जी प्रोटीन मेडिएटेड स्टिमुलेशन ऑफ एड्रेनल साइक्लेज, ये हो गया। उसके बाद इंक्रीज इंट्रासेलुलर साइक्लिक, और जो 3SAMP चल रहा था वह तो थोड़ी सी तेजी से चलने लगी। उसके बाद कार्डियक स्टिमुलेशन वहाँ पे होगा, ठीक है, जिसको हम क्या बोलेंगे, हाइपरग्लाइसेमिया के कंडीशन में अगर देखते हैं तो ये हो जाता है, ठीक है। अब देखो जी प्रोटीन कबल रिसेप्टर फंक्शन हुआ 3 मेजर इफेक्टर पैथवे, 3 इसमें इफेक्ट पैथवे होते हैं जो कि इस पूरे पैथवे को इफेक्ट करते हैं। ये देखो एड्रेनलिन साइक्लेज पैथवे चलता है, इसमें फास्फोलाइपेज और चैनल रेगुलेशन, इसको CMP डिपेंडेंट पैथवे आप बोल सकते हो, IP3 डैक पैथवे होते हैं ये सब, ठीक है। अब हम नेक्स्ट की बात करेंगे, तो ये है हमारा आयन चैनल वाला, और भी रिसेप्टर जितने थे ये आपको मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूँ क्योंकि टाइम बहुत कम है और सिलेबस अब हमारा एंड हो रहा है और भी सिलेबस हमें कवर करने हैं। तो देखो यहाँ पे ये 3 मैं आपको नोट्स में दूंगा, बाकी जो हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट था उसको मैं आपको डिटेल में बता दिया, ठीक है। अब हम चलते हैं आगे, जो सिग्नलिंग पैथवे का ओवरव्यू, जो हम ये सब सिग्नलिंग पैथवे सब सीखे हैं इसका ओवरव्यू कैसा है, मतलब ये सब हम कैसे किए हैं इसके बारे में थोड़ा हम जानकारी ले लेते हैं। अब देखो क्या है, इंडिविजुअल सेल्स, ठीक है, एक इंडिविजुअल सेल्स हैं, टिश्यू हैं, आर्गन है, जो कि टुगेदर कम्युनिकेट विच ईच अदर। अब देखो ये क्या किए हैं, जो इंडिविजुअल सेल्स हैं, टिश्यू आर्गन है, वो क्या है, कम्युनिकेट किए एक दूसरे से, ठीक है, एक कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर बना के हमारे ह्यूमन बॉडी में। और ये क्यों किए, कि हमारे ह्यूमन बॉडी का होम्योस्टेसिस भी मेंटेन रहे, इसीलिए। द बॉडी ग्रो डिफ्रेंशिएट एंड अडाप्ट द चेंजिंग कंडीशन कंटिन्यूसली। अब जो हमारी बॉडी है वो लगातार जो मतलब उसकी ग्रोथ या एडाप्टेशन होती है उसमें लगातार उसमें चेंजिंग करते रहता है। अब देखो सेल सिग्नलिंग 2 टाइप से होता है, कौन कौन, एक इंटर सेलुलर और एक इंट्रा सेलुलर। अब इंटर सेलुलर में हमारा क्या होता है, इट रेफर्स टू कम्युनिकेशन बिटवीन द सेल्स। ये क्या होता है, जब 2 सेल के बीच में ऐसे जनरल से कम्युनिकेशन होने लगते हैं तो हम इंटर सेलुलर, 2 सेल के बीच वाला, ठीक है। और इंटर सेलुलर क्या होता है, इट रेफर्स टू दैट सिग्नलिंग पाथवे विच इन्वॉल्व्स वेरियस सिग्नलिंग एंड अकर विथ इन सेल। ये क्या है, सेल के अंदर ही हो जाते हैं और वेरियस सिग्नलिंग के द्वारा, तो इन्हें हम क्या बोल रहे हैं, इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग। अब हम बात करें सेल सिग्नलिंग इवेंट, जैसे जो हम सेल सिग्नलिंग करवाए हैं इसमें कौन कौन सी आप घटना को देखें, ठीक है, उसे हम बोलते हैं सेल सिग्नलिंग इवेंट। तो वेरियस इवेंट इन्वॉल्व इन सिग्नल ट्रांसडक्शन आर एज फॉलो। बहुत से इवेंट हम लोगों ने देखा, तो पहला इवेंट क्या है, ए सिग्नल मॉलिक्यूल, सिग्नलिंग मॉलिक्यूल नोन एज लिगेंड और ए प्राइमरी मैसेंजर। अब देखो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल था जो उसे हम क्या है, लिगेंड के नाम से या तो प्राइमरी मैसेंजर के नाम से जानते हैं, इज प्रोड्यूस बाई सिग्नल सेल, जो कि क्या है, सिग्नल सेल को प्रोड्यूस कर रहा था। दीज लिगेंड बाइंड टू रिसेप्टर विच इज टर्न इज एसोसिएटेड विथ टारगेट सेल। अब वो जो लिगेंड थे वो रिसेप्टर से बाइंड कर रहे थे और वह क्या है, एक टारगेट सेल को मतलब बढ़ावा भी दे रहे थे। बाइंडिंग ऑफ द लिगेंड टू द रिसेप्टर ब्रिंग्स अबाउट ए कन्फर्मेशनल चेंज इन द रिसेप्टर एंड एक्टिवेट इट। अब देखो जब क्या है, रिसेप्टर से हमारा फ्रेंड्स लिगेंड जो है जब वह बाइंड हो जाता है तो वो क्या करता है, वो उसके रिसेप्टर में थोड़ी सी चेंजिंग वो एक्टिवेट कर देता है, ठीक है, वो उसके जो रिसेप्टर था उसमें कन्फर्मेशनल चेंज करके उसको एक्टिवेट कर देगा। उसके बाद जो थर्ड आता है, एज ए रिजल्ट ऑफ एक्टिवेशन ऑफ द रिसेप्टर। अब देखो जब रिसेप्टर एक्टिवेट हो गया, ए रिस्पॉन्स इज सीन इन टारगेट सेल। अब देखो जो हमारे टारगेट सेल में रिस्पॉन्स देखने को मिलने लगता है। उसके बाद क्या है, रिस्पॉन्स ऑफ द टारगेट सेल इंक्लूड चेंज इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म एंड जीन ट्रांसक्रिप्शन। अब देखो रिस्पॉन्स ऑफ द टारगेट सेल इंक्लूड, अब देखो जो रिस्पॉन्स हमें मिला है उसमें क्या है, चेंज इन सेलुलर मेटाबॉलिज्म में चेंजिंग हो सकती है और जीन ट्रांसक्रिप्शन में भी कुछ चेंजिंग हो सकती है। अब हम आगे की बात करें तो इसमें मतलब थोड़ा सा हम फ्लो चार्ट में भी देख लेते हैं, जैसे सिग्नलिंग मॉलिक्यूल्स है, उसके बाद रिसेप्टर किया, टारगेट सेल और इंट्रासेलुलर मॉलिक्यूलर, उसके बाद बायोलॉजिकल जो भी इफेक्ट था वो हमें मिल गया। ये सब थे हमारे सिग्नल ट्रांसडक्शन में। अब हम फॉर्म्स ऑफ इंट्रासेलुलर सिग्नलिंग देखें तो जैसे कि ऑटोक्राइन सिग्नलिंग होता है, पैराक्राइन सिग्नलिंग और इंडोक्राइन और सिनेप्टिक सिग्नलिंग।
ऑटोक्राइन सिग्नलिंग में क्या होता है? ऑटोक्राइन सिग्नलिंग इज ए टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग वेयर सेल प्रोड्यूस एंड रिस्पॉन्ड टू दियर ओन सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। जैसे देखो, जब एक ही सेल, एक मान लो इधर से ये हार्मोन वगैरह निकलते हैं तो जाके अपने पीछे से जाके किसी रिसेप्टर से उसी में बाइंड होता है, तो इन्हें हम बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। ठीक है, अपना ही सेल अपने रिसेप्टर से बाइंड कुछ करवाता है तो उन्हें हम बोलते हैं ऑटोक्राइन सिग्नलिंग। पैराक्राइन क्या होता है? इट इज ए टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग वेयर सेल प्रोड्यूस सिग्नल दैट डिफ्यूज ओवर ए शॉर्ट डिस्टेंस टू नियर बाई सेल। अब देखो, मान लो एक सेल यहाँ है, दूसरा सेल इसके जस्ट करीब में है, तो यहाँ से जाके यहाँ तक ये जाके डिफ्यूज करवा देता है, तो उसे हम बोलते हैं पैराक्राइन सिग्नलिंग। अब इंडोक्राइन, ये किसी एक रिसेप्टर की हेल्प से हो रहा है, ये भी जान लीजिए आप। इंडोक्राइन सिग्नलिंग क्या है? सिग्नलिंग पाथवे इन विच मैसेज बाय इंडोक्राइन सेल्स आर ट्रांसपोर्टेड टू डिस्टेंट टारगेट सेल विया ब्लड। अब देखो, मान लो कोई हार्मोन है, अब वह निकल गई हमारे ग्लैंड से, अब उसके जाना है अपने टारगेट सेल तक, तो वह हमारे ब्लड की हेल्प से टारगेट सेल तक जाएगी, उन्हें हम बोलते हैं इंडोक्राइन सिग्नलिंग। अब सिनेप्टिक सिग्नलिंग क्या है? सिनेप्टिक सिग्नलिंग इज ए टाइप ऑफ सेल सिग्नलिंग दैट अकर्स बिटवीन न्यूरॉन। ये देखो क्या है, न्यूरॉन के बीच में अकर होता है थ्रू स्पेशलाइज स्ट्रक्चर कॉल्ड सिनेप्स, और वो बीच में जो सिनेप्स नहीं होते हैं, दो सिनेप्स के बीच में जो होता है उन्हें हम बोल रहे हैं सिनेप्टिक सिग्नलिंग। अब हम आगे की बात करें तो मिस रेगुलेशन ऑफ सिग्नलिंग पाथवे। अब देखो, मिस रेगुलेशन, अगर जो सिग्नलिंग पाथवे हो रहा है, अगर उसमें थोड़ी सी चेंजिंग या मिस रेगुलेशन या गलती से इधर उधर उसका स्टेप या चेंज हो गया, तब उसमें क्या हो सकता है? अब देखो, सबसे पहले तो ये हो सकता है लीडिंग टू एबनॉर्मल सेलुलर बिहेवियर। अब इसमें क्या है, जो सेल का बिहेवियर है वो एबनॉर्मल हो सकता है, और जब एबनॉर्मल होगा तो सेल का ग्रोथ भी एबनॉर्मल होगा। उस कंडीशन में हमें बहुत सी डिजीज या डिसऑर्डर भी हो सकते हैं, जैसे कैंसर वगैरह नहीं होता कि एबनॉर्मल सेल से जब ग्रोथ होने लगता है तो हमें कैंसर हो जाता है, तो वही बात है। द सेल्स ऑफ ए फुली ग्रोन एग्रेसिव ट्यूमर हैव एक्वायर्ड ऑफ दीज प्रॉपर्टी इन ए स्लो मल्टी स्टेप प्रोसेस विद इन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सेलुलर इवैल्यूएशन। अब देखो, वही बात यहाँ लिखी गई ना कि ट्यूमर का फॉर्मेशन धीरे धीरे होने लगता है अगर यह एबनॉर्मल सेल का ग्रोथ होने लगे तो। The transition of a normal cell to a tumor cell can after be well characterized both morphology and physiology. The process that initiate, contribute and circulate the malignant phenotype can be summarized as follows. अब देखो, ये जो ट्यूमर है धीरे धीरे मैलिग्नेंट का फॉर्म भी ले लेते हैं, और ये सब क्यों हो रहा है? जब हमारा जो सेल का रेगुलेशन है वह जब एबनॉर्मल हो जाए या तो मिस रेगुलेशन होने लगे, तब ये सब क्या है, ज़्यादातर कैंसर का ही होने का चांस होता है। इसलिए यहाँ पे पूरा ट्यूमर, मैलिग्नेंट, कैंसर, ये इसी के बाद ये इस पूरे टॉपिक में किया गया है। ठीक है, अब देखो, केज ऑफ मिस रेगुलेशन, कौन से रीजन होते हैं मिस रेगुलेशन के? जैसे कि जेनेटिक म्यूटेशन, चेंज इन द डीएनए सीक्वेंस कैन अल्टर फंक्शन ऑफ सिग्नलिंग मॉलिक्यूल। अब देखो, जब डीएनए के सीक्वेंस में कोई चेंजिंग हो जाती है तो सिग्नलिंग मॉलिक्यूल का फंक्शन जो होता है चेंज हो जाता है, जो कि मिस रेगुलेशन की मतलब लीड करने लगता है। इपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन क्या है? चेंज इन द जीन एक्सप्रेशन विदाउट अल्टरिंग द डीएनए सीक्वेंस कैन आल्सो डिस्टर्ब द सिग्नलिंग पाथवे। अब एपिजेनेटिक मॉडिफिकेशन की बात करें तो इसमें क्या है, जीन एक्सप्रेशन चेंज होता है बिना डीएनए सीक्वेंस के हेल्प से। ठीक है, और वही क्या है, सिग्नलिंग पाथवे को डिस्टर्ब कर देता है। अब फंक्शन ऑफ प्रोटीन काइनेज की बात करें तो सबसे पहला फंक्शन एंजाइम का ही होता है। तो इसमें क्या होता है, प्रोटीन काइनेज और एंजाइम दैट फास्फोराइलेट प्रोटीन। ठीक है, ये क्या है, इसमें फास्फोराइलेट प्रोटीन क्या एंजाइम वाले प्रोटीन काइनेज में ये हेल्प करते हैं। सेकंड क्या है, सिग्नल ट्रांसडक्शन, दे प्ले ए क्रूशियल रोल इन सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे। अब देखो, सिग्नल ट्रांसडक्शन में क्या होता है, ये क्रूशियल रोल प्ले करते हैं सिग्नल ट्रांसडक्शन पाथवे में। अब इसके बाद हम बात करें तो ये हमारा थर्ड वाला फास्फोराइलेशन। फास्फोराइलेशन क्या है, प्रोटीन काइनेजेज ऐड फास्फेट ग्रुप टू प्रोटीन। इसमें क्या है, जो फास्फेट ग्रुप होते हैं वो प्रोटीन काइनेज के हेल्प से क्या है, ऐड होते हैं। अब देखो, प्रोटीन रेगुलेशन क्या है, फास्फोराइलेशन कैन एक्टिवेट और इनहिबिट प्रोटीन फंक्शन। फास्फोराइलेशन क्या करता है, जो कि एक्टिवेट करता है प्रोटीन के फंक्शन या इनहिबिट में या हेल्प करता है। सेल सिग्नलिंग क्या होता है, प्रोटीन काइनेज रेगुलेट वेरियस सेलुलर प्रोसेस। जो प्रोटीन काइनेज होता है वो सेल के वेरियस प्रोसेस मतलब सेलुलर प्रोसेस को क्या है, रेगुलेट करता है। उसके बाद छठवां जो है सेल ग्रोथ एंड डिवीजन, दे कंट्रोल सेल साइकिल प्रोग्रेशन। ये क्या करता है, सेल साइकिल के प्रोग्रेशन को कंट्रोल करता है। और सातवां क्या है, मेटाबॉलिक रेगुलेशन, प्रोटीन काइनेज मॉड्यूलेट मेटाबॉलिक पाथवे। ये क्या है, मेटाबॉलिक पाथवे को थोड़ा सा ये मॉड्यूलेट करता है, मतलब रेगुलेशन में हेल्प करता है। अब देखो, सेलुलर रेगुलेशन क्या है, दे प्ले ए की रोल इन मेंटेनिंग सेलुलर होम्योस्टेसिस। सेलुलर होम्योस्टेसिस को मेंटेन करने के लिए सेलुलर रेगुलेशन भी हेल्प करता है। अब थेराप्यूटिक टारगेट क्या है, प्रोटीन काइनेजेज आर इंपॉर्टेंट टारगेट फॉर ड्रग डेवलपमेंट। प्रोटीन काइनेज क्या करता है, वो इंपॉर्टेंट टारगेट करता है किसी एक ड्रग डेवलपमेंट के लिए। अब देखो, कभी कभी आपसे अगर टाइप पूछेगा, टाइप ऑफ प्रोटीन काइनेज, तो ये होते हैं 3 टाइप के। एक लिखना सेरिन या थियोनिन काइनेज, दूसरा टायरोसिन काइनेज, उसके बाद ड्यूअल स्पेसिफिसिटी काइनेज। ये था हमारा टाइप। यहीं पे हमारा जो सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का सिलेबस था वो 5 यूनिट एंड हो चुकी है। अगर आपको 5 यूनिट के नोट्स चाहिए तो टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करो, वहाँ
से आप नोट्स डाउनलोड कर लो। और लेक्चर देखना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाओ, वहाँ पे आपको प्लेलिस्ट मिलेगी सेल एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी का, वहाँ से आप देख सकते हो। ओके, अब हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट में तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ, सेल एंड मॉलिक्यूलर का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ मिलेंगे। अगर आप अभी भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए, ताकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो मिलते हैं किसी अगले वीडियो में।